खेल की दुनिया में इससे ज़्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती कि कोई सुपरस्टार खिलाड़ी चीटिंग करते हुए पकड़ा जाए। डोपिंग से लेकर बॉल टेम्परिंग तक ये खिलाड़ी हमेशा सोचते हैं कि इनसे इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन भाई कभी ना कभी तो उनकी कारस्तानी दुनिया के सामने आ ही जाती है। तो चलिए बिना देर किए हुए नज़र डालते हैं कुछ और ऐसे खिलाड़ियों पर जो कि चीटिंग करते हुए पकड़े गए। ह्यूस्टन एस्ट्रोज वर्ल्ड सीरीज बेसबॉल गेम में आमतौर पर बैट के बॉल से टकराने की आवाज़, दर्शकों के चिल्लाने की आवाज़ और कभी कभी कीबोर्ड की धुनें भी सुनाई देती हैं। लेकिन 2017 वर्ल्ड सीरीज के दौरान ह्यूस्टन एस्ट्रो गेम्स के दर्शकों ने एक बिल्कुल नई आवाज़ को महसूस करना शुरू किया। Correa is 22 years old, but is already into his third. By Alfonso Soriano. आपको भी सुनाई दी है ना? खैर ये किसी तूफान की आवाज़ नहीं थी, असल में ये साइंस को चोरी करके एस्ट्रो को धोखा देने की आवाज़ थी। बेसबॉल के खेल में बिना कुछ कहे खिलाड़ियों के आपस में इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए इशारों का इस्तेमाल किया जाता है और ये सब टीम की रणनीतियों को गुप्त रखने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर अपोजिट टीम उनका पता लगा लेती है तो इससे उन्हें पिच पर बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। हालांकि इन साइंस को चोरी करना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन जानबूझकर ऐसा करने के लिए कैमरा जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना गलत है। और आप चाहे माने ना माने, एस्ट्रो ठीक वैसा ही कर रहे थे। एस्ट्रो के डगआउट में इस सेटअप को देखकर पता चला कि वो लाइव फीड के जरिए अपोजिट टीम के पिचर और कैचर की निगरानी कर रहे थे। फिर उस डस्टबिन को पीट पीट कर वो अपने खिलाड़ियों को इशारे दे रहे थे, जैसा कि इस मामले में जहां एक ब्रेक बॉल साइन के बाद एक बंदा कैन को हिट करता है। लेकिन फास्ट बॉल के लिए ऐसा कोई इशारा नहीं है। उन्होंने 2017 वर्ल्ड सीरीज के दौरान इस घटिया और गुप्त रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसे उन्होंने शर्मनाक तरीके से जीत लिया। लेकिन 2019 में एक्स एस्ट्रो पिचर माइक फ्रायर्स ने आगे बढ़कर खुलासा किया और प्रेस के सामने कबूल किया कि उन्होंने क्या किया था। जैसा कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, उनके प्रशंसकों का दिल टूट गया। लेकिन इस चालाक प्लान को बनाने का आइडिया था किसका? आखिर ये सब एस्ट्रो के बेंच कोच एलेक्स कोरा से जुड़ा था। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी जब पता चला कि कोरा ने 2018 में बोस्टन रेड सॉक्स के मैनेजर रहते हुए भी इसी घटिया प्लान का इस्तेमाल किया था। और दोस्तों, जो नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि उस साल रेड सॉक्स ने वर्ल्ड टाइटल भी जीता था। Coincidence? I think not! आखिर में कोरा को सस्पेंड कर दिया गया। एस्ट्रो पर $5 मिलियन का जुर्माना लगाया गया और आने वाली सीजन के लिए रेड सॉक्स और एस्ट्रो दोनों को उनके पहले दौर के ड्राफ्ट पिक्स से हटा दिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि दोनों टीम को अपना वर्ल्ड टाइटल रखने की परमिशन दे दी गई, जिसे उन्होंने धोखे से जीता था। दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इन टीमों ने जो कुछ भी किया उसके बाद आपको क्या लगता है कि वो उस वर्ल्ड टाइटल को रखने के हकदार थे? ना के लिए आगे बढ़कर उस लाइक बटन को हिट कीजिए और हाँ के लिए सब्सक्राइब बटन को। सोचिए मत भाई, बस हिट कीजिए। द हैंड ऑफ गॉड। दोस्तों, फुटबॉल को अक्सर द ब्यूटीफुल गेम कहा जाता है। हालांकि मुझे डाउट है कि इंग्लैंड के फैंस ने 1986 के वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल के बाद ऐसा ही महसूस किया होगा। इंग्लैंड की टीम पिच पर अर्जेंटीना का सामना करने के लिए तैयार थी, जो जल्दी ही इतिहास का सबसे यादगार मैच बन गया। मैच का फर्स्ट हाफ बिना किसी गोल के बीत गया, लेकिन अचानक अर्जेंटीना के कप्तान डिएगो मैराडोना इंग्लैंड के 3 खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए उनके बॉक्स में गए और गेंद को गोल में मार दिया। दूर से ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बॉल को उछालने के लिए अपने सिर का इस्तेमाल किया था और उनकी खुशी देखकर ऐसा लग रहा था कि गोल असली था। लेकिन रेफरी ये पता लगाने में चूक गया था कि मैराडोना ने गेंद को अंदर करने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया था, जो कि पूरी तरह से लीगल है। आखिरकार फुटबॉल कहने की भी कोई वजह है ना भाई। हैरानी की बात तो यह है कि इन्हें कोई येलो कार्ड नहीं दिखाया गया, कोई पेनल्टी नहीं लगाई गई और गोल को असली मान लिया गया। मैच ऐसे आगे बढ़ा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था और मैराडोना के एक और गोल के साथ इंग्लैंड को सिर्फ 1 गोल से हार का सामना करना पड़ा। मैच के बाद मैराडोना ने कबूल किया कि गोल थोड़ा सा उनके सिर से और थोड़ा भगवान के हाथ से टच किया था। इस बात से इंग्लैंड के फैंस काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए, लेकिन उन पर कभी कोई जुर्माना नहीं लगाया गया और इस बात ने फुटबॉल हीरो के रूप में मैराडोना की रेपुटेशन को और मजबूत कर दिया। अर्जेंटीना ने 1986 का वर्ल्ड कप जीता, लेकिन 2020 में मैराडोना की मौत हो गई। उम्मीद है भगवान के हाथों स्वर्ग में उनका स्वागत किया गया होगा। ब्रायन कैरास्को। दोस्तों, मुश्किल समय में हमें अक्सर मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन ये बात कहने के बावजूद फुटबॉल खिलाड़ी ब्रायन कैरास्को ने 2011 में कुछ खतरनाक कदम उठाए।
चिली और इक्वाडोर के बीच साउथ अमेरिकन अंडर 20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के दौरान चिली के डिफेंडर ने एक शरारत की जिसे हमेशा गलत कारणों के लिए याद किया जाएगा। मैच खत्म होने में सिर्फ 14 मिनट बचे थे। चिली 1-0 से हार रहा था और एक गोल के खिलाफ बचाव कर रहा था जो उनकी अपनी साइड में था। ये चिली के लिए अच्छा नहीं था, इसलिए अपने सिर का इस्तेमाल करने के बजाय कैरास्को ने अपने हाथ का इस्तेमाल करने का फैसला किया, या यूं कहें कि अपने अपोनेंट के हाथों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। जब थ्रो को अलाइन किया जा रहा था तो कैरास्को ने इक्वाडोर के फॉरवर्ड एडिसन मोंटानो का हाथ पकड़ लिया और अपने ही चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। नाटकीय रूप से फर्श पर लुढ़कने के बाद रेफरी ने उस नकली गलती को देखा और चिली को एक फ्री किक दे दी। कैरास्को की ये चाल रंग लाई, लेकिन दुख की बात यह है कि उनकी इस हरकत का हर सेकंड कैमरा में कैद हो गया और इसे टीवी पर बार बार दिखाया गया, जबकि कमेंटेटर्स ने उनका बहुत मजाक उड़ाया। वाह, इस आसान स्टंट पर तो मैराडोना को भी गर्व होगा भाई। अंत में धोखा देने की ये दिखावटी कोशिश बुरी तरह से पिट गई। चिली अपनी फ्री किक से चूक गया और इक्वाडोर ने उन पर 1-0 से जीत हासिल की। लेकिन उस परफॉर्मेंस के लिए मुझे लगता है कि आपको कैरास्को के लिए अपने हाथों से ताली बजानी होगी, ना कि मोंटानो के लिए। शाहिद आफरीदी। खेल खेलना सच में आपकी भूख को बढ़ा सकता है, लेकिन 2010 में मैदान पर की गई पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी की इस हरकत को माफ नहीं किया जा सकता। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान के वनडे इंटरनेशनल मैच के आखिरी पलों में टीम के कप्तान शाहिद आफरीदी को करारी हार का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए आफरीदी ने गेंद को खरोंचने का फैसला किया ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उसके गेंदबाज की उस पर बेहतर पकड़ हो और उनकी टीम को जीतने का मौका मिल सके। लेकिन उन्होंने अपनी जेब में रखी किसी चीज से उसे नहीं खरोंचा और ना ही उस पर अपने नाखून लगाए। इसके बजाय कैमरा ने उन्हें उस बड़ी सख्त गेंद को ऐसे काटते हुए पकड़ा जैसे कि वो कोई सेब हो। उनकी इस चौंकाने वाली हरकत ने तुरंत अंपायर्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, लेकिन आफरीदी ने दावा किया कि वो बॉल को सूंघ रहे थे। क्या कोई आफरीदी को ये बता सकता है कि हम अपनी नाक से सूंघते हैं, अपने दांतों से नहीं? वीडियो रिप्ले साफ तौर पर उनके खिलाफ होने के बाद उन्होंने गेंद से छेड़छाड़ करना कबूल किया, जहां लगभग हर खिलाड़ी किसी न किसी तरह से गेंद को नुकसान पहुंचाता है। वहीं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की रूल बुक इस तरह की बॉल टेम्परिंग पर रोक लगाती है। आफरीदी को 2 मैचों के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। उम्मीद है कि इससे उनके पास खाना खाने के लिए काफी समय बचा होगा और उन्हें फिर से क्रिकेट की चीजों को खाना नहीं पड़ेगा। पैट्रिक रीड। जब गोल्फ की बात आती है तो ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि टाइगर वुड्स इस खेल के सबसे बड़े चीटर हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि गोल्फ के मैदान पर पैट्रिक रीड इस टाइटल पर कड़ी पकड़ रखते हैं। 2018 में मास्टर्स चैंपियन रहे रीड 2019 हीरो वर्ल्ड चैलेंज के दौरान पहली बार तब जांच के दायरे में आए जब उनकी गेंद रेत के गड्ढे में फंस गई। गोल्फ के सभी फैंस ये बात जानते हैं कि ऐसे शॉट खेलना काफी मुश्किल होता है। रीड ने इस रेतीली स्थिति में फंसने के दौरान बहुत सारे स्टिक्स को आजमाने का फैसला किया, लेकिन कैमरा ने उन्हें हर स्ट्रोक के दौरान चुपके से रेत को अपने रास्ते से हटाते हुए पकड़ लिया। उससे उन्हें एक बेहतर शॉट मिलता था। प्रैक्टिस स्विंग पर स्टिक को इस तरह से रखने पर रोक लगा दी गई और इतनी रेत को रास्ते से हटाने पर तो आप और भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। शुक्र है उन्हें वो मिला जिसके वो हकदार थे। न केवल उन्हें 2 स्ट्रोक पेनल्टी दी गई, बल्कि उनकी गेंद घास के ऊपर बाहर लुढ़क गई। अब इसे कहते हैं कर्मों का असली स्ट्रोक। हालांकि उनका धोखा देने का सिलसिला यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। उन्हें 2020 के यूएस ओपन में अपने शॉट को खेलने के लिए अपनी गेंद के चारों तरफ की गंदगी को थपथपाते हुए देखा गया था। जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि स्टिक को इस तरह से ग्राउंड पर रखना अलाउड नहीं है, और इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात है कि इस धोखेबाज ने अपने खेल को इम्प्रूव करने की कोशिश तक नहीं की। उन्होंने अपने 7 ओवर के बराबर प्रदर्शन के कारण इस टाइटल को खो दिया, जबकि इंटरनेट पर उन्हें एक सीरियल चीटर के नाम से पुकारा जा रहा था। आपको लगता होगा कि उसे सबक सिखाने के लिए इतना काफ़ी होना चाहिए, है ना? नहीं 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 नहीं, ये बहुत ही गलत है यार। दर्शकों ने देखा कि रीड मार्च 2021 के अंत में अर्नोल्ड पामर इन्वेस्टिगेशन में 17वें होल पर अपनी गेंद के पीछे घास को घुमा रहे थे और हटाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उनके खिलाफ पेनल्टी स्ट्रोक या कार्रवाई नहीं की गई थी। नाराज फैंस ने गुस्से में ट्वीट्स की झड़ी लगा दी और सवाल किया कि उन्होंने क्या सोचा था, कि वो क्या कर रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो ऐसा लगता है कि ये सीरियल गोल्फ चीटर टाइगर वुड्स को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं भाई। वैलेंटिनो रॉसी। ग्रांड प्री मोटरसाइकिलिंग रेसिंग की तेज तर्रार दुनिया में कुछ लड़ाइयां उतनी ही कड़वी होती हैं जितनी कि मार्क मार्केज और वैलेंटिनो रॉसी के बीच की लड़ाई।
दो टायर वाले ये टाइटन्स 2015 में आपस में भिड़ रहे, जहां उन्होंने दुनिया भर के रेस ट्रैक पर 200 मील प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड से एक दूसरे से मुकाबला किया। हालांकि 2015 के मलेशियन ग्रां प्री के दौरान उनकी भयंकर दुश्मनी अपने चरम पर पहुंच गई। जब मार्केज 13वें लैप के मोड़ पर रॉसी से आगे निकलने की तैयारी कर रहे थे, तब दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। लेकिन तभी मार्केज की बाइक फिसल गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे वो रेस ट्रैक से बाहर हो गया। शुक्र है उसे कोई चोट नहीं आई, लेकिन मार्केज ने दावा किया कि रॉसी ने जानबूझकर उसकी बाइक को लात मारी थी और वीडियो रिप्ले में उनके इस दावे को सच साबित होता हुआ दिखाई दिया। 9 बार के वर्ल्ड चैंपियन रॉसी ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि उसने कबूल किया कि मार्केज को स्लो करने की कोशिश करने के लिए उन्होंने मोड़ पर तेजी से बाइक दौड़ाई थी। फुटेज को रिव्यू करने के बाद जजों ने मार्केज का पक्ष लिया और रॉसी पर 3 पॉइंट की पेनल्टी लगाई, जिससे उसे अगली रेस में ग्रिड के पीछे से शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाद में रॉसी ने मार्केज पर आरोप लगाया कि वो ट्रैक पर अपने एक साथी को जीतने का एडवांटेज देने के लिए झूठ बोल रहा है, लेकिन मार्केज ने दावा किया कि रॉसी ने रेस जीतने के लिए उसे लात मारी। मार्केज की बाइक को देखने के अलावा ये कहना मुश्किल है कि भैया रेस ट्रैक पर असल में हुआ क्या होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या रॉस दोषी है या फिर निर्दोष, या मार्केज ने सचमुच उसे रोकने के लिए लात मारी थी? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। डिफ्लेट गेट आम लोगों की सोच से अलग पिछले दशक में अमेरिका के फुटबॉल की दुनिया को झकझोरने वाले सबसे बड़े स्कैंडल का ड्रग्स या डोपिंग से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि फुटबॉल से ही था। असल में ये सब 2006 में शुरू हुआ था। ये तब हुआ था जब न्यू इंग्लैंड पैट्रियट्स क्वार्टरबैक के टॉम ब्रेडी ने NFL को एक नए नियम की सलाह देते हुए कहा कि टीमों को अपनी गेंदों का इस्तेमाल करने की परमिशन दी जानी चाहिए। टॉम ने तर्क दिया कि हर टीम को अलग अलग दबाव वाली गेंदें पसंद है, क्योंकि उन्हें खुद लगता था कि थोड़ी नरम गेंद को पकड़ना और फेंकना आसान होता है। खेलते समय टीमें आमतौर पर अपनी गेंदों का इस्तेमाल करती हैं और ये नया नियम काफ़ी आसान लग रहा था। लेकिन 2015 में इंडियाना कोल्ट्स के खिलाफ एक चैंपियनशिप गेम के बाद, जिसे पैट्रियट्स ने 45-7 से जीता था, कोल्ट ने देखा कि पैट्रियट्स की गेंद अजीब तरह से फ्लैट थी। NFL के अधिकारियों ने देखा कि न सिर्फ गेंद को कम फुलाया गया था, बल्कि पैट्रियट्स की 12 गेंदों में से 11 गेंद उनके बेसिक क्राइटेरिया को भी पूरा नहीं करती थी। उनमें से एक का दबाव तो 2 पाउंड से भी कम था। पैट्रियट्स की रणनीति को इन नरम आसानी से पकड़ने वाली गेंदों से फायदा हुआ था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इन सभी गेंदों को खेल की शुरुआत में अधिकारियों ने चेक किया था। एक NFL जांच शुरू की गई और तब पता चला कि पैट्रियट्स के लॉकर रूम के स्टाफ के मेंबर्स ने अधिकारियों द्वारा जांच किए जाने के बाद फुटबॉल को जानबूझकर खराब कर दिया। लेकिन ऐसा लग रहा था कि टॉम ब्रेडी को इसके बारे में पता था, या इससे भी बुरा ये था कि ये सब उनके कहने पर किया गया था। ब्रेडी को NFL द्वारा बिना पेमेंट किए 4 गेम के लिए सस्पेंड कर दिया गया और पैट्रियट्स पर $1 मिलियन का जुर्माना लगाया गया था। ब्रेडी ने तुरंत एक अपील दायर की और ऐसा लगा कि उनके सस्पेंशन को कैंसिल कर दिया जाएगा, लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे ये विश्वास करना मुश्किल था कि वे बेकसूर थे। जिस दिन उन्हें अधिकारियों से बात करनी थी, उसी दिन उनका फोन तोड़ दिया गया था। ब्रेडी के कई बहानों के बावजूद और 4 महीनों के बहुत ही आपत्तिजनक मैसेज और डेटा हमेशा के लिए खो जाने के बावजूद अदालत ने उनके सस्पेंशन को बरकरार रखा। ब्रेडी ने सस्पेंशन से लड़ना जारी रखा, लेकिन उनकी सभी अपीलों को खारिज कर दिया गया। हालांकि उन्होंने कभी भी आरोपों को कबूल नहीं किया। दोस्तों, हम सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि सच्चाई का सामना करने के साथ साथ वो भविष्य में अच्छी तरह से पंप की गई गेंद का सामना भी करेंगे। हिप्पोलिट ऑकोट्यूरिए। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि जब सबसे बड़े साइकिलिंग चीटर का ताज पहनाया जाएगा तो लांस आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम सबसे ऊपर आएगा, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए कि हिप्पोलिट ऑकोट्यूरिए की आश्चर्यजनक हरकतों ने आर्मस्ट्रॉन्ग को एक मूर्ख साबित कर दिया है। जब 1903 में पहला टूर डी फ्रांस शुरू हुआ तो लगभग हर साइकिलिस्ट ने चीटिंग की। डोपिंग जैसी बेसिक और बोरिंग चीजों से नहीं, बल्कि शानदार और दिमाग को हिला देने वाली तरकीबें बनाकर पार्टिसिपेंट्स ने एक दूसरे के शॉट्स में खुजली का पाउडर डाल दिया, अपने अपोनेंट्स को स्लो करने के लिए कांच के टूटे हुए टुकड़ों को सड़क पर बिखेर दिया और यहाँ तक कि रेस के बीच में एथलीट को मारने के लिए गुंडों को भी काम पर रख लिया। लेकिन हिप्पोलिट ने क्रिएटिविटी के मामले में उन सबको पीछे छोड़ दिया। वो खुद, जो एक पुराने कार्टून शो के वाडी विलियन की तरह दिखता था, 1903 में एक धोखे का शिकार हुआ था जब एक दूसरे साइकिलिस्ट ने नींबू पानी की उसकी बोतल को उड़ा दिया था। लेकिन जब उसने 1904 में फिर से ट्राई किया तो अपनी आस्तीन में नई चीटिंग छुपा कर लाया, या यूं कहिए कि दांतों में। रेस में एक समय पर वो अपने आगे चल रही एक कार के पीछे तेजी से चल रहा था, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा ही तेज था। करीब से देखने पर दर्शकों ने देखा कि हिप्पोलिट अपने मुंह में एक कॉर्क पकड़े हुए था जो कार से एक धागे से बंधा हुआ था। अपने अपोनेंट्स को पीछे छोड़ते हुए उसे मीलों तक इसी तरह खींचा गया। अगर कार इतनी तेजी से नहीं जा रही होती तो शायद वो इससे बच जाता। वो इतनी तेजी से फिनिश लाइन पर पहुंच गया कि उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया।
ओ भाई लानत है। एमिली क्लार्क। जब एमिली क्लार्क वैंकूवर में 2019 एप्पल ट्री हाफ मैराथन में दूसरे स्थान पर रही तो अधिकारियों ने उसे बधाई देने में जल्दी कर दी। फिनिश लाइन पार करते ही दूसरी फीमेल रेसर हैरान रह गई क्योंकि उनमें से किसी ने भी क्लार्क को किसी भी समय उनसे आगे निकलते नहीं देखा। परेशान होकर उन्होंने रेस की ऑफिशियल तस्वीरों को देखना शुरू कर दिया और निश्चित रूप से उनमें से किसी ने भी क्लार्क को रेस के दौरान किसी भी वक्त सबसे आगे नहीं देखा सिवाय फिनिश लाइन के। उन्होंने क्लार्क के सामने सबूत पेश किए लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया कि उसने धोखा दिया है। रेस ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट ने आगे बढ़कर कहा कि उसने क्लार्क को अपनी आंखों से रेस के दौरान बाइक चलाते हुए देखा था। सारे सबूत उसके खिलाफ होने के बावजूद क्लार्क ने यह दावा करते हुए अपना बचाव किया कि उसकी जुड़वा बहन बाइक चला रही होगी। जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, अधिकारियों ने पता लगाया और पाया कि क्लार्क की कोई जुड़वा बहन नहीं थी और ना ही वो सच बोल रही थी। आखिरकार उसने एक कोर्स काटने की बात कबूल की और माफी मांगी और उसने पिछले कुछ सालों में कम से कम 5 दूसरी रेसों में कॉर्नर्स कट करने की बात भी कबूल की। रेस अधिकारियों ने कन्फेशन और माफी को सुनने के बाद मामले को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन ड्रामा यहाँ खत्म नहीं हुआ। क्लार्क ने कुछ ही घंटों के बाद अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर यह दावा करने की हिम्मत करते हुए कहा कि उसे उसके शरीर की बनावट के कारण डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। अधिकारियों ने उस पर कड़ी नजर रखी और 3 हफ्ते बाद शिकागो मैराथन के दौरान उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। उसने 4 घंटे से कम समय में रेस पूरी कर ली थी, लेकिन उसके टाइम स्प्लिट्स को देखने पर यह साबित हो गया कि उसने एक बार फिर से रेस में शॉर्टकट अपनाया है। उसने प्रति मील 12.16 मिनट की नॉर्मल स्पीड से दौड़ना शुरू किया, लेकिन 25वें और 30वें किलोमीटर के बीच उसने 6.13 मिनट प्रति मील की स्पीड से दौड़ते हुए अपनी स्पीड को डबल करना शुरू कर दिया था। इसलिए 25 किलोमीटर की लंबी रेस के बाद उसे या तो यूसेन बोल्ट की तरह स्टेरॉयड पर दौड़ने की ताकत मिल गई थी या उसने रेस के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया था। उसके खिलाफ ढेर सारे सबूतों के साथ उसे मैराथन से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था और तब से उसने किसी भी ऑफिशियल इवेंट में हिस्सा नहीं लिया। इतने कॉन्सर्ट कट करने के बाद भी भाई लगता है कि वो सच को छुपा नहीं पाई। मैरियन जोन्स। 2000 के समर ओलंपिक के बाद मैरियन जोन्स जल्दी ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक बहुत बड़ी हस्ती बन गई। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5 इवेंट्स में इस ट्रैक एंड फील्ड एथलीट ने अपने अपोनेंट्स को पीछे छोड़ दिया। इसने उन्हें सिंगल ओलंपिक खेलों में 5 मेडल जीतने वाली पहली फीमेल ट्रैक और फील्ड एथलीट बना दिया। हालांकि ये आसान नहीं था। जोन्स 12 साल की उम्र से ही इंटरनेशनल लेवल पर रेस में पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन जब से वो हाई स्कूल में एक ड्रग टेस्ट में फेल हुई तब से उस पर आरोप लगाया गया कि उसने गैर कानूनी और ताकत बढ़ाने वाली दवाओं का इस्तेमाल किया था। हालांकि उसने जो भी टेस्ट किए उनमें से किसी का भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया और वो उनके इतने खिलाफ थी कि उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में अपनी शादी के टूटने के लिए कोच सीजे हंटर को दोषी ठहराया कि वे स्टेरॉयड लेना बंद नहीं कर रहे थे। 2004 में जोन्स तब बदनाम हो गई जब बे एरिया लेबोरेटरी कोऑपरेटिव के भ्रष्ट डायरेक्टर ने उसे ओलंपिक से पहले, उसके दौरान और बाद में ताकत बढ़ाने वाली दवाएं देना कबूल किया। इतना ही नहीं, उसने दावा किया कि उसने उसे इंजेक्शन लगाते हुए भी देखा था। शुरुआत में मैरियन ने सब कुछ नकार दिया, लेकिन उसके पूर्व पति सीजे हंटर ने दावा किया कि उसने जोन्स को खुद ड्रग्स का इंजेक्शन लगाते हुए देखा था। सालों के दावे और पूछताछ के बाद जोन्स ने आखिरकार 2007 में ओलंपिक से पहले गैर कानूनी दवाओं के इस्तेमाल के बारे में फेडरल अधिकारियों से झूठ बोलने की बात कबूल कर ली। I pled guilty to 2 counts of making false statements to federal agents. उसे अपने सभी मेडल वापस करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके सभी रिकॉर्ड्स मिटा दिए गए और शपथ के तहत झूठ बोलने के लिए उसे 6 महीने की जेल की सजा दी गई। बाप रे। बोरिस ओनिशेंको। दोस्तों, मॉडर्न पेंटाथलॉन उन सबसे मुश्किल खेलों में से एक है जिसमें एक एथलीट ओलंपिक में हिस्सा ले सकता है। गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए खिलाड़ियों को अपने टैलेंट के हिसाब से तैरना, शूट करना, दौड़ना, घुड़सवारी करना और ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। 1976 में ओलंपिक में सोवियत वर्ल्ड चैंपियन बोरिस ओनिशेंको ने एक अलग रास्ता अपनाने की कोशिश की। फेंसिंग इवेंट के दौरान, जो कि एक 1 टच एपी टूर्नामेंट था, ओनिशेंको का सामना ब्रिटेन के एड्रियन पार्कर से हुआ। अब इन पतली तलवारों को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इनकी नोक पर 750 ग्राम से ज्यादा का फोर्स लगते ही ये इलेक्ट्रॉनिकली हिट दर्ज कर लेती हैं। लेकिन जब ओनिशेंको ने पार्कर पर हमला किया और चूक गया, तब भी उसे एक हिट के रूप में गिना गया। जब उन्होंने ओनिशेंको की तलवार को चेक किया तो वो कंफ्यूज हो गए क्योंकि कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। इसलिए पार्कर की जीतने की इच्छा को दोष देते हुए ओनिशेंको को विजेता घोषित कर दिया गया।
लेकिन फिर उसका सामना एक्स आर्मी सार्जेंट जिम फॉक्स से हुआ और फिर से वही चीज हुई। जैसे स्कोरबोर्ड ओनिशेंको के पक्ष में पॉइंट से जगमगा उठा, फॉक्स ने कहा कि बेईमानी है। जजेस ने सोचा होगा कि ब्रिटिश सिर्फ शिकायत कर रहे थे, लेकिन ओनिशेंको के एपी को करीब से देखने पर एक आश्चर्यजनक चीज पता लगी। एक छोटा स्विच रखने के लिए उसके एपी के तारों को जानबूझकर छेड़ा गया था। जब ओनिशेंको ने अपनी उंगलियों से स्विच को दबाया तो उसने सर्किट को बंद कर दिया और एक नकली हिट रिकॉर्ड किया गया, वो भी अपने ओपोनेंट को टच किए बगैर। ओनिशेंको को टूर्नामेंट से तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जिससे सोवियत यूनियन की टीम इवेंट से पूरी तरह से हटने के लिए मजबूर हो गई। भाई मैं तो कहूंगा कि वो डिस ओनिशेंको निकल गया। नॉर्थ कोरियन ओलंपिक मेल्टडाउन। 2018 का प्योंगचांग विंटर ओलंपिक शानदार प्रदर्शनों से भरा था, जैसे कि शानदार उद्घाटन समारोह और 10 से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड का टूटना। लेकिन नॉर्थ कोरिया की धोखा देने की जबरदस्त कोशिशों ने असल में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। 16 साल के जोंग कोंग बोम, जो कि हर्मिट किंगडम से थे, उन्होंने पुरुषों के 500 मीटर स्पीड स्केटिंग ट्रायल के दौरान स्टार्टिंग लाइन पर अपना कदम रखा। उसे रेस में फायदा होता दिखाई दिया क्योंकि वो अंदर के ट्रैक पर था और कुछ चीयर लीडर्स उसके लिए ताली बजा रहे थे। उसने खुद को तैयार किया, गन से फायर किया और जोंग उल्टे मुंह बर्फ में गिर गया। लेकिन कुछ ही मिनट बाद उस शरारती नॉर्थ कोरियन लड़के ने अपना हाथ बाहर निकाला और अपने जापानी अपोनेंट रायोसुके सकाजुन के स्किट को पकड़ लिया और उसे नीचे गिराने की कोशिश की। बदकिस्मती से उसकी ये कोशिश कैमरा में कैद हो गई और उसे दुनिया भर में ब्रॉडकास्ट किया गया। अपनी बेईमानी के बावजूद जोंग को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया और रेस को फिर से शुरू किया गया। गिरने और बाहरी दीवार से टकराने से पहले वो दूसरी बार भी जानबूझकर जापानी स्केटर से टकराता हुआ दिखाई दे रहा था। शरारत की इस अजीब सी कोशिश की वजह से जोंग को असली रेस से बाहर कर दिया गया और ओलंपिक जजेस ने उसे उसके खराब बिहेवियर के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। मुझे नहीं पता कि नॉर्थ कोरिया में स्केटर्स को ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, लेकिन अच्छा होगा कि उन्हें चालाकी करने में भी थोड़ी अच्छे से ट्रेनिंग दे दी जाए। माइक टायसन को ज़्यादातर लोग दुनिया के सबसे कम उम्र के हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन होने या अपने चेहरे के बड़े टैटू के लिए जानते हैं, लेकिन टायसन के नाम को याद करने का एक और बड़ा कारण है। 1997 में टायसन और इवांडा होलीफील्ड आमने सामने आए और दूसरे राउंड में होलीफील्ड ने अपने सर का इस्तेमाल करते हुए टायसन पर माउथ गार्ड थूक दिया और फाइट के दौरान उन्होंने होलीफील्ड के सीधे कान के एक हिस्से को काट लिया। आई होप मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि खाने के कंपटीशन के अलावा लगभग सभी खेलों में काटने को एक गलत काम माना जाता है। ये देखते हुए कि लगभग 2 मिलियन लोग कैमरा पर उनकी हरकत को टीवी पर देख रहे होंगे, ये एक बहुत ही बुरा फैसला था। हालांकि होलीफील्ड बहुत दर्द में था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वो फाइट जारी रख सकता है। रेफरी ने टायसन के इस हमले के लिए 2 पॉइंट काटने का फैसला किया। राउंड फिर से शुरू हुआ। हालांकि भीड़ चाहती थी कि टायसन चले जाएं, लेकिन उनका खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। एक और फाइट के बाद टायसन आगे बढ़ा और होलीफील्ड के दूसरे कान को काट लिया। होलीफील्ड गुस्से में था। तीसरा राउंड खत्म होने में 10 सेकंड ही बचे थे और टायसन को आखिरकार डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इतना ही नहीं, इस स्टंट की वजह से टायसन के बॉक्सिंग लाइसेंस को भी कैंसिल कर दिया गया था और उस पर $3 मिलियन का जुर्माना लगाया गया था। भाई मुझे लगता है कि माइक ने दुनिया को दिखा दिया कि अगर आप उसे हरा नहीं सकते तो क्या हुआ, उसे खा तो सकते हैं। अगर आप और भी दूसरे खिलाड़ियों की चीटिंग के कारनामे देखना चाहते हैं तो भाई इस सनसनीखेज सीरीज के फर्स्ट और सेकंड एपिसोड को देख डालिए। मैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक छोड़ दूंगा। और क्या आपने कभी किसी खिलाड़ी को अपनी आंखों से रूल्स तोड़ते हुए देखा है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।